आए देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग की क्लास में जब हिस्ट्री पढ़ाई तो मैंने आपको बताया बिहार के संदर्भ में जो हिस्ट्री पढ़ाई तो मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल बताया, आपको आदि ऐतिहासिक काल बताया। उस आदि ऐतिहासिक काल में उत्तर वैदिक काल और आपने देखा ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट आपने देखा वास्तव में हमने आपको ऐतिहासिक काल बताया। उस ऐतिहासिक काल में मैंने आपको बता रखा था कि वास्तव में धर्म का उदय किस तरीके से हुआ, और वहीं आपको महाजनपद काल बताया, फिर मौर्य काल की स्थापना देखी, मौर्य उत्तर काल की देखी, फिर गुप्त काल की देखी। हमने लगभग ये सारी चीज़ें पिछले वीडियो में लगभग आपको बढ़ा दी हैं, आप उनको देख लीजिएगा। अब हम आप बात करते हैं सबसे लास्ट वंश की बात करते हैं कि बिहार में एक लास्ट वंशावली कौन होती है, जो होती है वो पाल वंश होती है। आपसे पूछा आता है कि वास्तव में ये पाल वंश का संबंध कहाँ से होता है। वास्तव में ये जो पाल वंश होते हैं, इन पाल वंश का संबंध जो होता है वो बिहार से होता है। तब आपसे पूछा था ये पालकालीन जो बिहार होता है वास्तव में इसमें कौन कौन से शासक होते हैं। हमें आपको पालकालीन के संबंध में मिलता है कि वास्तव में जो बिहार में आपको या बिहार से सटा हुआ आपको बंगाल भी मिलता है, तो वास्तव में वहाँ भी आपको पाल देखने को मिलते हैं। फिलहाल हमें पार्टिकुलर बिहार को ही देखना है, तो वहाँ हम देखेंगे जो पालों का उदय हुआ था, यानी पालों ने जो कहा जाता है बिहार में उनकी स्थापना हुई थी। हमें आपको जो शासक देखने को मिलते हैं, पूछा जाता है कौन कौन से शासक होते हैं। पालवन से संबंधित शासक की बात करते हैं तो हमें पालवन से संबंधित 4 शासक मिलते हैं। गोपाल मिलता है, धर्मपाल मिलता है, देवपाल मिलता है और महिपाल मिलता है। आपको महिपाल इधर मिल जाएगा, महिपाल मिल जाएगा। तब आपसे पूछा आता है कि ये 4 शासक कौन कौन से हैं। मैंने कहा कि आप वास्तव में आपको गोपाल मिल जाता है, धर्मपाल मिल जाता है, और उसके बाद आपने देखा देवपाल मिल जाता है, सबसे लास्ट में आपको महिपाल मिल जाता है। हमें आपको प्रथम संस्थापक को ही देखना है। सबसे पहले हम आप देखेंगे देवपाल को। आप ध्यान से देखिएगा, चूंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। देखिए, जब हम आप बात करते हैं यानी किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनने की संभावना होती है वो या तो स्टार्टिंग के चैप्टर से बहुत बनेगा या तो फिर लास्ट के चैप्टर से बहुत बनता है। मध्य के चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं क्योंकि कहानी आपको बहुत ज़्यादा रुचिकर समझ में आती है, और मध्य का काल यानी कथा का काल आपको सबको समझ में आता है, इसलिए कथा एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। जहाँ से चीज़ों की स्टार्टिंग होती है वो पूछी जाती है, जहाँ चीज़ों की एंडिंग होती है, क्योंकि जब एंडिंग होती है तो छोटा छोटा पार्ट टूटने लगता है और बनता है तब भी छोटे छोटे पार्ट मिलकर बनते हैं, तो वास्तव में उन्हीं पार्टों पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि भूल जाए। चूँकि कहानी चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी याद करेंगे, अशोक की याद करेंगे, चाहे समुद्रगुप्त की याद करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की याद करेंगे, आपको सबकी कहानी याद रहेगी। लेकिन बात ये होती है जो लास्ट का फिर संक्रमण काल चलता है वो चीज़ें हमें आपको याद कर पाना थोड़ी सी कठिन होती है, फिर वो हमारे आपके दिमाग से निकलता है, चूँकि वहाँ कहानी वाला रुझान तो रहता नहीं है, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत करती हैं। इसलिए ध्यान से आपको जो ट्रांजिशन फेज की चीज़ें होती हैं आप उन्हें बहुत ध्यान से पढ़िएगा, चूँकि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तब बात करते हैं यानी पालकालीन बिहार में हमें आपको जो सबसे प्रथम शासक मिलता है वो हमें आपको गोपाल मिलता है। आपसे पूछा आता है कि वास्तव में जो गोपाल है, गोपाल का टाइम पीरियड कब से कब तक का मिलता है। आपने देखा जो यहाँ गोपाल का टाइम पीरियड लिखा है, आपको 750 से लेकर 770 एडी तक का टाइम पीरियड किसका मिला है। 750 से लेकर 770 एडी का टाइम पीरियड आपको कह सकते हैं कि आपके गोपाल का मिला। आपसे पूछा आता है कि पालवंश का संस्थापक कौन होता है, आप बताएंगे पालवंश का संस्थापक जो होता है वो गोपाल होता है। मैंने यहाँ आपको लिख रखा है कि वास्तव में पालवंश की स्थापना किसने किया था या पालवंश का संस्थापक कौन होता है, तो आप बताएंगे गोपाल ही पालवंश का संस्थापक होता है। पूछा था कि गोपाल का टाइम पीरियड, मैंने कहा 750 एडी में उसने पालवंश की स्थापना की थी। आपसे पूछा था कि वास्तव में उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। आप जानते हैं आपका मुंगेर आपके बिहार में है, तो वास्तव में कहा जाता है गोपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, मुंगेर में बनाई। पूछा आता है कि जो गोपाल होता है वो किस धर्म का अनुयायी होता है। हमें आपको देखिए गुप्त काल में इतना ज़्यादा आपने देखा क्षरण हो जाता है, और यही गुप्त काल के साम्राज्य का जब पतन होगा तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में जब गुप्त काल का पतन हो जाता है तो छोटे छोटे खंडों में अलग अलग क्षेत्रों में लोग कहा जाता है स्वतंत्र सत्ता की मांग करने लगते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों की अपनी सत्ता हो जाती है, उसी में आपका एक पाल वंश भी होता है जो हमें आपको एक सत्ता देखने को मिलती है। तब आपसे पूछा जाता है, चूंकि कहा जाता है कि वहाँ शैव और भागवत धर्म का जो उदय हुआ था, उस शैव और भागवत धर्म के उदय के बाद कहा जाता है कि धर्म कोई भी गड़बड़ नहीं होते हैं। वास्तव में जो परंपराएं और रूढ़ियाँ होती हैं वह वास्तव में लोग अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए कहा जाता है उसका इस तरह से प्रयोग कर देते हैं कि वह सार्वजनिक जीवन के लिए जो आपकी जनता होती है, जो समाज होता है, उसके लिए कहा जाता है उसको रूढ़ियों और बेड़ियों में इस तरह जकड़ के रख देते हैं कि वास्तव में उसका पतन होने लगता है। और वही काल हुआ, और कहा जाता है हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की जब बात करते हैं तो स्वार्थ की हमारी उस टाइम कहा जाता है जो क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है, क्षणिक सुख के लिए हम कहा जाता है कि अपनों का ही बहुत तेजी से क्या करने लगते हैं, शोषण करने लगते हैं। और धर्म के नाम पर आपने देखा कि धर्म बुरा नहीं था, वास्तव में धर्म को जब हम आप जो नहीं जानता था उसके साथ उसको इस तरह से बरगराया गया कि वास्तव में वह उसी की आगोश में आकर सबका सारे कार्य करते चले गए और ऐसी स्थिति में पतन बिल्कुल हो गया। तो हमें आपको देखने को मिला कि गुप्त काल का वहाँ गुप्तों का पतन होता है, और कहा जाता है अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग स्वतंत्र सत्ता की मांग करने लगते हैं, और जब स्वतंत्र सत्ताओं की स्थापना होती है उसी में बिहार में एक पाल सत्ता की भी स्थापना होती है। तब आप समझ सकते हैं कि वास्तव में जब भागवत धर्म और शैव
धर्म इतनी रूढ़ियों और जंजीरों में जकड़ देगा। और धर्म बुरा नहीं था, धर्मों को लोगों ने जो कहा जाता है आरोपित किया, उन लोगों ने उसे बुरा बना दिया। तब ऐसी स्थिति में उन जंजीरों और उन रूढ़ियों से निकलने के लिए लोग इन धर्मों को कम प्रश्रय देंगे, अन्य धर्मों को ज़्यादा प्रश्रय देंगे। तब फिर हमें आपको देखने को मिला कि वास्तव में जो धर्मपाल यानी कह सकते हैं जो आपका ये मिलता है गोपाल, वास्तव में जो गोपाल होता है किस धर्म का अनुयायी होता है, तो गोपाल हमें आपको किस धर्म का अनुयायी मिलेगा, बौद्ध धर्म का अनुयायी मिलता है। कहा जाता है कि वास्तव में कि आपसे पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय यानी ओदंतपुरी, इसने किस विश्वविद्यालय का निर्माण किया और कहाँ किया था। ये जो गोपाल होता है आपका जो बिहार शरीफ होता है जिसे ओदंतपुरी कहा जाता है, ओदंतपुरी में कहा जाता है एक बौद्ध मठ का निर्माण किया और बौद्ध मठ के साथ साथ एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में कि गोपाल ने किसका निर्माण किया था, तो आप बताएंगे या विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया, तो आप बताएंगे जो गोपाल होता है वो ओदंतपुरी में या बिहार शरीफ में आप कह सकते हैं एक बौद्ध मठ का और विश्वविद्यालय का निर्माण करता है। कहा जाता है जिस विश्वविद्यालय का निर्माण करता है इसी विश्वविद्यालय से एक पढ़ा हुआ छात्र होता है। कहा जाता है अतीश दीपंकर श्री ज्ञान, उसका नाम होता है अतीश दीपंकर श्री ज्ञान, अतीश दीपंकर श्री ज्ञान। कहा जाता है कि वास्तव में यही विद्यार्थी जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हम आपको बताएंगे कि वास्तव में आपका ये करेगा धर्मपाल, इसी का अगला वाला शासक। ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी का पुत्र धर्मपाल करता है। वास्तव में उस विश्वविद्यालय का प्रधानाचार्य कौन बनता है, जिस गोपाल ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उसी का पढ़ा हुआ विद्यार्थी कहा जाता है, उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या बनता है, प्रधानाचार्य बनता है। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में ये गोपाल कौन होता है, गोपाल का पुत्र धर्मपाल होता है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया और जिस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाया है वास्तव में जो गोपाल होता है, गोपाल ने पहले एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया है, उसी विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र कहा जाता है उसके पुत्र द्वारा स्थापित जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय होता है उसमें क्या बनता है, वो प्रधानाध्यापक यानी प्रधानाचार्य बनता है। ये कहा जाता है हमें आपको गोपाल के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, गोपाल की राजधानी कहाँ थी, मुंगेर थी। पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। गोपाल के बाद कहा जाता है अगला शासक आता है उसका पुत्र, उसके पुत्र की बात करते हैं तो उसके पुत्र का नाम होता है धर्मपाल। आपसे पूछा जाता है जो धर्मपाल होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 770 से लेकर 810 AD तक का टाइम पीरियड जो होता है वो आपके धर्मपाल का होता है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में जो धर्मपाल होता है उसके राज्यसभा का प्रसिद्ध लेखक कौन होता है, जो हरिभद्र होते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ हम हरिसेड़ नहीं कह रहे हैं, हरिभद्र कह रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है राज्यसभा के प्रसिद्ध लेखक इसके राज्यसभा में कौन होता है, तो आप बताएंगे हरिभद्र जो होते हैं धर्मपाल के राज्यसभा के प्रसिद्ध लेखक होते हैं। पूछा जाता है कि वास्तव में यह धर्मपाल कहा जाता है पाल वंश का प्रथम शासक होता है जिसने कहा जाता है त्रिपक्षी संघर्ष किया था। त्रिपक्षी संघर्ष कहाँ हुआ था, हम आप देखेंगे जो कन्नौज होता है वास्तव में इसी कन्नौज में हमें आपको देखने को मिलता है त्रिपक्षी संघर्ष होता है। और कन्नौज आप जानते हैं कहाँ है, आपके उत्तर प्रदेश में आपको कन्नौज मिलता है, वर्तमान के उत्तर प्रदेश में। तब यहाँ गुर्जर और प्रतिहार वंश होता है, दक्षिण का एक राष्ट्रकूट वंश होता है और यही पाल वंश होता है कहा जाता है। और आपको बाद में यही वर्धन वंश आएगा, आप देखेंगे ये जो वर्धन वंश होता है इन्हीं लोगों में कहा जाता है कौन सा गुट होता है, कौन सा संघर्ष होता है, त्रिपक्षी संघर्ष होता है। और ऐसी स्थिति में कहा जाता है लगातार एक हारता है एक जीतता है, एक हारता है एक जीतता है, इसी तरीके की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती है। जब आप दक्षिण भारत पढ़ते हैं तो उस दक्षिण भारत और उत्तर भारत अलग से आपको यही गुप्त काल के बाद उत्तर भारत और दक्षिण भारत अलग अलग पढ़ना पड़ता है, तब आपको समझ में आता है उत्तर भारत में कौन से शासक होते हैं, दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश होता है। तब आपने देखा कि वास्तव में पूछा जाता है कौन सा ऐसा शासक होता है जिसने त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया था। हमें आपको देखने को मिलता है त्रिपक्षी संघर्ष से संबंध किसका होता है, धर्मपाल का होता है। आपसे पूछा ये धर्मपाल भी किसका अनुयायी होगा, बौद्ध धर्म का, चूंकि इसके पिता को आपने देख रखा है कि वह किसके अनुयायी है, बौद्ध धर्म के अनुयायी है। हमने कहा कि वास्तव में ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का मूल कारण क्या था कि वास्तव में गुप्त काल में हमने आपने देखा जो शैव और भागवत धर्म का इस तरीके से रूढ़ियों और बेड़ियों से लोगों ने जगड़ दिया कि वास्तव में इस वजह से लोग उस तरफ कम आकर्षित होकर अन्य धर्मों का कहा जाता है बहुत तेजी से प्रचार प्रसार और करने लगे। क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ हमको झकझोर रही है, हमें समाप्त कर रही है, हम उस चीज़ से हटकर दूसरी की तरफ हमारा आकर्षण होगा और जाहिर सी बात है हम उस चीज़ को छोड़कर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। यही कारण हुआ कि वास्तव में हमें वहाँ देखने को मिलता है कि लगातार पतन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धर्म बुरा नहीं होता है, कि वास्तव में उनको जो स्थापित करने वाले होते हैं, संचालित करने वाले होते हैं और कहा जाता है कि जो दूर तक पहुँचाते हैं, जो प्रसार करने वाले होते हैं, वह अपनी व्यक्तिगत कहा जाता है स्वार्थ सिद्धि के लिए उसका पूरा का पूरा सारा सब कुछ समाप्त कर देते हैं, उसका मूल ही समाप्त कर देते हैं। वो कभी मूल और उसकी मौलिकता को बताना ही नहीं चाहते हैं। तब हमने आपने देखा कि वास्तव में बौद्ध धर्म का ही इस तरीके से कहा जाता है प्रसार होता रहेगा।
अब कहा जाता है कि किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, हमें आपको देखने को मिलता है कि जो धर्मपाल होता है, यह धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाता है। मैंने कहा इसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में गोपाल द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय था जिसका छात्र होता है अतीश दीपंकर श्री ज्ञान, जो कहा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या बनता है, प्रधानाचार्य बनता है। हमने आपको बताया, आपसे पूछा जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, आप बताएंगे धर्मपाल। वास्तव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ, तब आप बताएंगे गंगा नदी के तट पर, यानी गंगा नदी के दाहिने तट पर, भागलपुर जिले के अंतीचक में है, कहा जाता है अंतीचक। आपसे पूछा था यह विश्वविद्यालय कहाँ है, तो भागलपुर जिले के अंतीचक में है। आप उम्मीद करते हैं बिहार को आप समझ ही पा रहे होंगे कि वास्तव में कितने सारे विश्वविद्यालय आपको बिहार में ही मिल जाते हैं। कहा जाता है कि वास्तव में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को कितने गांव प्रदान किए सहायता के रूप में, कहा जाता है सहायतार्थ इसने 200 गांव कहा जाता है किसको प्रदान किए, नालंदा विहार को, सॉरी विश्वविद्यालय को नहीं, गलती हो गई, नालंदा विहार को, नालंदा महाविहारों को कहा जाता है इसने 200 गांव दान में दिए थे। आपसे पूछा जाता है कि इसने कितने गांव दिए थे, और ये नहीं पूछा जाता कितने गांव दिए थे, सॉरी, आपसे सीधा यही प्रश्न पूछा गया कि वास्तव में किसने नालंदा विहार को 200 गांव दान में दिए, या कहा जाता है कि वास्तव में उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दिए या सहायतार्थ दिए, तब आप बताएंगे कि वास्तव में किसने दिया था, धर्मपाल ने दिया था। हम आप नेक्स्ट बात करते हैं, वास्तव में इसी धर्मपाल का पुत्र जो होता है अगला शासक आता है देवपाल। देवपाल का जो टाइम पीरियड होता है 810 से लेकर कह सकते हैं कि आपका 810 से लेकर 830 एडी तक का होता है। आपसे पूछा था कि वास्तव में ये अनुयायी किसका होता है, सॉरी इसकी राजधानी क्या होती है, तो आप बताएंगे इसकी भी राजधानी क्या होगी, मुंगेर। आप देख रहे हैं कि गोपाल के काल से ही राजधानी क्या चली आ रही है, गोपाल के काल से ही आपको राजधानी मुंगेर मिल रही है। इसने भी अपनी राजधानी मुंगेर रखी, लेकिन कहा जाता है इसने जो राज्य विस्तार किया, ये राज्य विस्तार कहाँ, इसका राज्य विस्तार उत्तर में नेपाल तक, और कहा जाता है कि वास्तव में पश्चिम थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम आता है, तो वास्तव में बिहार पश्चिम बंगाल से लेकर कहाँ तक आ जाता है, उड़ीसा तक आ जाता है। तब आपसे एक स्थान का पूछा जाता है नाम, प्राग्ञ ज्योतिषपुर कहाँ होता है, वास्तव में इन्हीं दोनों के बीच में एक स्थान होता है, इसका नाम होता है प्राग्ञ ज्योतिषपुर। सीधे सीधे नाम पूछा गया है। प्राग्ञ ज्योतिषपुर का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे देवपाल से प्राग्ञ ज्योतिषपुर का संबंध है, क्योंकि कहा जाता है कि वास्तव में यही दोनों का कहा जाता है कि वास्तव में मिलन बिंदु होता है एक तरीके से, ये जो प्राग्ञ ज्योतिषपुर होता है। तो हमें आपको देखने को मिला कि वास्तव में इसका राज्य विस्तार उत्तर में नेपाल तक, और हमें आपको देखने को मिलता है पश्चिम में इसका उड़ीसा तक मिलता है। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में इसने किसका निर्माण करवाया, यही जो हमें आपको देखने को मिलता है उदंतपुर यानी बिहार शरीफ। आप जान रहे हैं कि वास्तव में इनके दादाजी का भी संबंध यानी गोपाल का भी संबंध उदंतपुर यानी बिहार शरीफ से है, और कहा जाता है यहाँ आपको देखने को मिलता है कि आपका जो देवपाल होता है उसका भी संबंध किससे होता है, बिहार शरीफ से होता है। इसने कहा जाता है उदंतपुर यानी बिहार शरीफ में प्रसिद्ध बिहार मठ का निर्माण करवाया, यानी कहा जाता है बौद्ध बिहार मठों का निर्माण किसने करवाया, तो आपको देखने को मिलता है उदंतपुर यानी बिहार शरीफ में देवपाल जो होता है प्रसिद्ध बौद्ध बिहार मठों का कहा जाता है निर्माण करवाता है। कहा जाता है कि वास्तव में देवपाल जो होता है उसे जो आपको इंडोनेशिया, जब आप भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें इंडोनेशिया में आप देखेंगे एक जावा नामक क्षेत्र होता है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सेल्विज इत्यादि क्षेत्र होता है। उसी में सुमात्रा के जस्ट नीचे देखेंगे आपको एक क्षेत्र मिलता है जावा। जो जावा होता है, कहा जाता है यह देवपाल ने, या जो देवपाल होता है, देवपाल ने कहा जाता है देवपाल से कहा जाता है जो जावा का शासक होता है बलपुत्र देव के कहा जाता है, जावा का शासक होता है वास्तव में बलपुत्र देव। कहा जाता है बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए कहा जाता है उन्होंने 5 गांव किसमें दिए थे, अनुदान में दिए थे। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, आप इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आप नेक्स्ट की बात करते हैं, तो या आपसे सीधा पूछा जाएगा निम्न में से किस शासक का संबंध वास्तव में जावा के शासकों से था, तो आप बताएंगे कि वास्तव में जो यहाँ का तीसरा शासक होता है देवपाल का संबंध जावा के शासक कहा जाता है बलपुत्र देव से होता है। हम नेक्स्ट शासक की बात करते हैं, जो नेक्स्ट शासक आता है महिपाल आता है, यानी कह सकते हैं कि वास्तव में पाल वंश का अंतिम शासक होता है, जो बिहार के संदर्भ में हम बात करते हैं। महिपाल का टाइम पीरियड बात करते हैं, हमें आपको 988 से मिल जाता है 1000 कह सकते हैं 38 एडी तक। देखिए ये सारे के सारे आपको किसके मिलेंगे, बौद्ध धर्म के ही अनुयायी मिलेंगे और किसी धर्म के अनुयायी नहीं मिलेंगे। तब आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में महिपाल जो होता है वह वास्तव में आपसे पूछा जाता है कि आपके पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन होता है। पाल वंश का कहा जाता है कि अधिकतम विस्तार किसने किया, या तो देवपाल ने किया, या तो कहा जाता है कि वास्तव में हमें आपको देखने को मिलता है हमें आपको महिपाल ने किया। आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में यही जो महिपाल होता है इसी के काल में कहा जाता है, जब हम आप चेर चोल पांड्य पढ़ेंगे, आप दक्षिण भारत पढ़ेंगे, और क्योंकि आपको स्थिति देखने को मिलती है या कुछ इस तरीके से स्थितियाँ होती हैं, देखिए या कुछ इस तरीके से स्थितियां होती हैं। यहाँ आप देखेंगे कि क्योंकि आपको पाल वंश यहाँ मिलेगा
और आपको जो चेर चोल पांड्य मिलते हैं, चेर चोल पांड्य यहाँ मिलते हैं। और इसी में हमने आपको बताया ये चोल है। अब ये चोल का यहाँ चोल यहाँ है दक्षिण भारत में, पाल आपका उत्तर भारत में है। यही चोल का शासक कहाँ आक्रमण करेगा? अब चोल का शासक आक्रमण करता है, यानी कहा जाता है कि वास्तव में अब धीरे धीरे विस्तारवादी नीतियां चलती हैं। यही चोल कहा जाता है कि वास्तव में चोल शासक राजेंद्र से जब युद्ध होता है, उस युद्ध में कहा जाता है कौन पराजित हो जाता है? इसी युद्ध में कहा जाता है जो आपका महिपाल होता है, यह महिपाल पराजित हो जाता है। और महिपाल के पराजय के फलस्वरूप कहा जाता है कि वास्तव में इसी के पराजय के साथ साथ बिहार में पाल वंश का कहा जाता है पतन हो जाता है। यानी आपने देखा कि वास्तव में पाल वंश के 4 शासक हमने बताए। जो 4 शासक देखा, पहले का नाम गोपाल था, दूसरे का नाम हमने धर्मपाल बताया, तीसरे का नाम आपने देवपाल देखा, चौथे का नाम आपने महिपाल देखा। वास्तव में महिपाली क्या होता है? अंतिम शासक होता है। यहीं से कहा जाता है बिहार में, यानी कह सकते हैं पाल वंश का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। इतनी बातें आपकी कर सकते हैं। बिहार के संदर्भ में लगभग आपका इतिहास खत्म हो गया। बिहार में जो आपकी क्षेत्रीय राजवंश का उदय होगा, 2 से 3 राजवंश है, वो आप नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका बिहार टोटल खत्म हो जाएगा। चलिए फिर कल की क्लास में मिलते हैं।